नमस्कार, मैं संदीप सर आज एक और क्वेश्चंस के साथ जो आपके यूपीएससी में आया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चंस और आ भी सकते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है और इसमें मैंने ये देखा कि बेसिकली बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट तो बनेगा इस क्वेश्चन का। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं और हाँ, आप एक बार जरूर कोशिश करें पहले इस क्वेश्चन को अपने तरीके से लिखने का। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डिड द आर्मी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली comprising of Indian soldiers win constantly against the more numerous and better equipped army of then Indian rulers। मतलब यहां पर यह था क्वेश्चन कि why did the, ध्यान से सुने, why did the army of East India Company मोस्टली ए कंप्राइजिंग द इंडियन सोल्जर, जो अधिकतर जिसमें इंडियन सोल्जर्स थे, विन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द मोर न्यूमरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मी ऑफ देन इंडियन रूलर्स। हिंदी में एक बार देख लेते हैं इसको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं, जिसमें अधिकतर कौन थे? अधिकतर भारतीय सैनिक थे, तात्कालीन भारतीय शासकों की अधिक संख्या वाले बेहतर सुसज्जित सेनाओं के विरुद्ध लगातार क्यों जीतती जा रही थी। मतलब क्वेश्चन सिंपल है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकतर सेनाएं, पहली बात तो भारतीय हैं, दूसरा बात उनकी संख्या, उनका नंबर एंड इक्विपमेंट यानी कि साजो सामान वह कम है यहाँ के देसी रियासत यानी कि यहाँ के राजाओं से, जिसके खिलाफ वो कभी लड़ते हैं। इसके बावजूद भी वो लगातार जीतते हुए क्यों जा रही थी? संख्या में भी कम, इक्विपमेंट में भी कम, और जो भी संख्या ब्रिटिशर्स के पास में थी, जो भी नंबर्स ब्रिटिशर्स के पास में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थे, उसमें भी अधिकतर इंडियंस थे। तो फिर ऐसी परिस्थिति में ही लगातार वो कैसे जीतते चले गए? अब देखिए, इसमें ऐसे क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन बहुत लाइट नोट्स का होगा। आप जरूर इंट्रोडक्शन दें मुश्किल से कुछ शब्दों में, लेकिन हाँ, इसमें इंट्रोडक्शन में एक, जब आप इंट्रोडक्शन लिखें, कई विद्यार्थी अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें इंट्रोडक्शन में एक बात जरूर डालें, एक एग्जाम्पल जरूर दें, वन और टू एग्जाम्पल आप जरूर दें, ताकि आप यह बात बता सके कि वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बेसिकली एग्जाम्पल शोज दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड एग्जामिनर बिलीव्स इट। ओके, एग्जामिनर को बिलीव हो जाता है कि आप क्वेश्चन समझ गए। तो एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम्पल जरूर दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैटल ऑफ पलासी। पलासी का युद्ध है ना, 1757 में जो हुआ था। एक तरफ सिराज थे, एक तरफ ब्रिटिश आर्मी थी, है ना, सिराजुद्दौला है ना, बेसिकली बंगाल, एक साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड कौन कर रहे थे? सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव्स। तो देखा जाए तो एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं कि सिराजुद्दौला की आर्मी लगभग 50,000 की थी, 50,000 आर्मी कैपेसिटी थी, और इसमें भी ऑलमोस्ट माना जाता है कि 40 कैनन थे, इस यानी तोपें थी, 40 तोपें भी थी। अब इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कितने लोग हैं जरा देखिए, मुश्किल से 850। इसमें यदि आप देखा जाए, 950, 850 नहीं, लगभग माना जाए तो केवल 950 सोल्जर्स जो थे वो यूरोपियन हैं। 950 सोल्जर्स क्या थे? लगभग यूरोपियन थे, और लगभग 2100 के आसपास 2100 इंडियन सिपाही थे।
यानी भारतीय सिपाही थे, और थोड़े बहुत इनके पास में कैनन और आर्टरीज था। तो अब आप देख सकते हैं कि आर्मी ज्यादा, तोपे ज्यादा, उधर क्लाइव के पास आर्मी ब्रिटिश सैनिक ज्यादा है, कम है, इंडियंस ज्यादा है, और संख्या भी कितना है, ऑलमोस्ट 3000। तो आपने एग्जामिनर को यह बात प्रूव किया। आप चाहें तो एक और एग्जांपल दे सकते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। आपको पता ही होगा बैटल ऑफ बक्सर में एक साइड अवध भी था, बंगाल एंड दिल्ली, इन तीनों की ज्वाइंट आर्मी थी 1764, है ना। तो आप इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं, बक्सर का बैटल जिसमें तीन स्टेट की इंडियन आर्मी, मतलब अवध, बंगाल एंड दिल्ली, तीनों की ज्वाइंट आर्मी थी, और इन तीनों की ज्वाइंट आर्मी का कुल स्ट्रेंथ जो था वो 40,000 था, लगभग 40,000 सैनिक थे। और इसके अपोजिट में देखें तो ब्रिटिशर्स के कितने थे, जो हेक्टर मुनरो के साथ जो ब्रिटिश, आपको पता ही होगा कि बक्सर के युद्ध में जो भारतीय हारे ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उनके लीडर कौन थे, हेक्टर मुनरो थे। तो यहां पर 17,500 के आसपास सैनिक थे इनके पास में, 17,500 के आसपास, या उसके थोड़ा सा कम ही मान के चलिए तो वहां तक थे। और इसमें भी केवल ब्रिटिश रेगुलर सैनिक 1850 हैं, बस 1859 ब्रिटिश रेगुलर सोल्जर, ब्रिटिश रेगुलर सोल्जर जो इतना, बाकी सब इंडियंस हैं। चाहे इंडियन कैवलरी हो, लगभग इंडियन कैवलरी 9,000 के आसपास में थी, सिपॉय 5,000 के आसपास में थे, 5,000 सिपॉय सिपाही, 9,000 कैवलरी यानी घोड़सवार, ये सभी इंडियंस हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहां पर कहां वो गलत कहा। तो इसमें पहले पार्ट में जब आप इंट्रोडक्शन दें तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर आप जरूर प्रयास करें कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दें। आप पहले एक एग्जाम्पल प्लासी का दें कि क्या स्थिति थी, मैंने बता भी दिया, इधर 50,000 है और इधर केवल 3,000 है, और उसमें से भी अधिकतर 2100 कौन है, भारतीय है। बक्सर में आइए, ये 40,000 है तीनों मिलाकर के, और इनके पास में 17,500 से भी कम है मेरे ख्याल से। यदि इसको सही तरीके से माना जाए तो ये 17,100 के आसपास ही आएगा, तो मैंने 1 ही कर देता हूं। और इसमें से भी ब्रिटिश रेगुलर सैनिक कितने हैं, 1859, बाकी सभी इंडियन है। उसमें इन्फेंट्री है, सिपॉय जिसको आप कह सकते हैं, सिपाही, और कुछ कैवलरी है, 9,000 के आसपास कैवलरी है, घोड़सवार सैनिक है। तो इस अपने इंट्रोडक्शन में ये 2 लाइनों को, 2 पॉइंटों को आप जरूर दें, और कोशिश ये करना है कि इसको 30 to 35 वर्ड्स और 40 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं। एक लाइन क्वेश्चन का लेते हुए एग्जाम्पल दें और इनको बताएं। और क्यों, क्योंकि ये 10 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन का है, तो ज्यादा यहां पर स्कोप नहीं है, आपने एग्जाम्पल दे दिया। अब आइए सेकेंड पर आते हैं, सेकेंड पार्ट, और ये मेन पार्ट है आंसर का, कि रीजन क्या था, व्हाई दैट हैपेंस। ओके, यदि आपसे पूछा जाए कि रीजन क्या है, व्हाई इट्स हैपन, तो आप क्या लिखेंगे। तो रीजन में पहला पॉइंट, सबसे जो मेजर पॉइंट है इसका माना जाए, तो यहां पर क्वेश्चन का डिमांड यह है कि देखिए 2 बातें हैं कि क्यों हार रही है। एक तो ये पॉइंट है क्यों हार रही है, ये भी पॉइंट है, और दूसरा ये भी बोलता है कि मोस्टली ए कंप्राइजिंग इंडियन सोल्जर्स, इसको भी ध्यान में रखना है कि अधिकतर भारतीय सैनिक ही थे, इसको भी ध्यान में रखना है, यानी इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। और दूसरा ये भी ध्यान में रखना है कि व्हाई दे आर डिफीटिंग कॉन्स्टेंटली। तो ये 2 बातों को रखना है कि एक तो उसमें अंग्रेजों की सेना में अधिकतर भारतीय हैं, तो आपके उत्तर में दिखना चाहिए कि वो भारतीय जब अंग्रेजों की सेना में जा रहे हैं तो कैसे अपने लोगों को ही हरा रहे हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट इज दैट व्हाई दे आर कॉन्स्टेंटली डिफीटिंग द इंडियन रूलर, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है, दोनों ध्यान में रखना। चलिए देखते हैं, उत्तर देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका बनेगा। देखिए
फर्स्ट पॉइंट हम लोग दे सकते हैं कि इकोनॉमी वॉज गुड। ईस्ट इंडिया कंपनी का इकोनॉमी अच्छा था या इकोनॉमिकल रिसोर्सेस अच्छा था। और जब इकोनॉमिकल रिसोर्सेस अच्छा होता है तो वो हर चीज का अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। दे कैन डू गुड मैनेजमेंट, दे कैन लीड द वॉर फ्रॉम द फ्रंट, वो युद्ध लड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका इकोनॉमी बहुत अच्छा था। इकोनॉमी कैसे अच्छा था? दे वर गेटिंग मनी फ्रॉम ट्रेड, व्यापार से पैसा मिल रहा था, गिफ्ट भी मिल रहा था, उन्हें बहुत सारे गिफ्ट भी मिल रहा था। फिर वॉर में जो लूट हो रहा था, वॉर लूट का भी उन्हें पैसा मिल रहा था। फिर धीरे कुछ दिनों के बाद बंगाल, आफ्टर पलासी एंड बक्सर, बंगाल पर भी कंट्रोल हो गया, तो बंगाल्स रेवेन्यू है ना ऑल्सो प्लेड वाइटल रोल। So in compared to Indians, the economical position was good. In compared to Indian, basically in compare to Indians, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छा था। उनको ट्रेड से पैसा मिल रहा था, गिफ्ट भी मिल रहा था, वॉर में लूट से पैसा मिल रहा था, फिर बंगाल का रेवेन्यू भी हाथ में लग गया। ये पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि उनके पास इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ था। दूसरा पॉइंट हम लोग आते हैं नेशनलिज्म। Lack of nationalism in Indian sepoy and in Indian society. ये भी सेकेंड पॉइंट बहुत बड़ा है कि राष्ट्रवाद की कमी थी। चाहे भारतीय सैनिकों में कहा जाए जो उनके यहां काम कर रहे थे, इंडियन सिपाही, या भारतीय समाज में नहीं था राष्ट्रवाद। वो एक पर्टिकुलर एरिया से बने हुए थे, उनमें बेसिकली रीजनलिज्म था। उनमें क्षेत्रीयता थी, राष्ट्रवाद नहीं था। अब वो किसी भी एरिया पर अटैक कर देते तो वो पूरा ब्रेवली लड़ लेते, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं किसी और एरिया से। यदि सोल्जर्स ऑफ अवध, बेसिकली द पीपल ऑफ अवध या सिपाही ऑफ अवध, यदि वो बंगाल में लड़ रहा है तो नेशनलिज्म है नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है बंगाल से। दे कैन इजली डू देयर वर्क, वो अपने आसानी से वर्क को कर सकते। तो लैक ऑफ नेशनलिज्म वाज देयर विथ इंडियन सिपाही एंड इंडियन सोसाइटी, इन इंडियन सोसाइटी। तो दिस वाज आल्सो अ मेजर थिंग दैट वाज बिहाइंड द कंटिन्यूअस विक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक लगातार उनकी विक्ट्री का भी एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की कमी, हमारे सिपाहियों में राष्ट्रवाद की कमी। ठीक है, अनदर पॉइंट जरा देखा जाए वो यह है कि प्रॉपर ट्रेनिंग, दे प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग टू दिस सोल्जर्स, चाहे वो इंडियन सोल्जर्स हो या यूरोपियन हो, प्रॉपर ट्रेनिंग, गुड डिसिप्लिन, उनका अनुशासन बहुत अच्छा था। गुड डिसिप्लिन, प्रॉपर ट्रेनिंग, सी फेयर सिलेक्शन सिस्टम, मतलब कि जो नियुक्ति होती थी वो बहुत फेयर होती थी सोल्जर्स की, कोई पक्षपात नहीं होता था। मतलब फेयर सिलेक्शन का मतलब रिलायबिलिटी और स्किल देखा जाता था। रिलायबिलिटी और स्किल के दम पर सोल्जर्स का सिलेक्शन होता था, नॉट ऑन द बेस ऑफ हेरिडिटरी और कास्ट और रिलीजन
रिलीजन और क्लीन सोसाइटी। तो यह सब भी एक बहुत बड़ा कारण था। जरा गौर कीजिए कि प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता था, लेकिन भारतीयों को वैसा प्रॉपर ट्रेनिंग था नहीं। बस युद्ध शुरू हुआ, बस लग जाओ, पता लगा कुछ फार्मर्स हैं, वो भी सैनिक बन गया। तो ये अच्छी बात नहीं थी। अंग्रेजों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग था, वो अच्छा ट्रेनिंग देते थे अपने सोल्जर्स को। गुड डिसिप्लिन्ड आर्मी थी। आपको पता है कि अंग्रेजों की आर्मी जो थी वो ग्रेट डिसिप्लिन के साथ में थी। अनदर पॉइंट, फेयर सिलेक्शन सिस्टम था। कोई ऐसा नहीं था, रिलायबिलिटी और स्किल को चेक किया जाता था, न कि हेरिडिटरी को, वंशानुगत प्रोसेस नहीं था, कास्ट के या धर्म के नाम पर नहीं होता था। अनदर पॉइंट, डी पॉइंट इज ऑल्सो देयर, यू कैन ऑल्सो राइट डी। Another point is also there that East India Company provide good payment, pension system was there, and also we can say that C cross allowance, यानी क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सैनिकों को, चाहे वो भारतीय सैनिक ही क्यों ना हो, अच्छा पेमेंट दे रहे हैं, पेंशन सिस्टम था, और समुद्र पार भत्ता यानी सी क्रॉस अलाउंस भी दे रहा था। अब जरा देखो, यानी क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग, गुड डिसिप्लिन, गुड सिलेक्शन एंड अच्छा पेमेंट। इन सब से क्या हुआ, इन सब से इन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऑल मेड ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी वेरी प्रोफेशनल। या मैं कहूं अब कि इंडियन शिपवॉय यानी भारतीय सिपाही मेड बिकम वेरी प्रोफेशनल। इंडियन शिपवॉय बिकेम वेरी प्रोफेशनल। वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गए। यही सिपाही जब देसी रियासतों के साथ में ना उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इतना अच्छा पेमेंट है, सिलेक्शन भी बाप के बदला बेटा, बेटा के बदला, वो सब चल रहा है, और इन सब से क्या हो रहा है कि उसमें प्रोफेशनलिज्म उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन ब्रिटिशर्स में उसी कंपेयर में देखा जाए तो उन्होंने एक अच्छी प्रोफेशनल आर्मी को खड़ी कर रखी है। अगला पॉइंट देखते हैं और एक बात, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ नमक हलाली। द कॉन्सेप्ट ऑफ नमक हलाली वॉज ऑल्सो देयर विथ इंडियन। ओके भाई, जिसका नमक खाएंगे, जो पैसा देगा उसके लिए जान दे दो, यह है नमक हलाली का कॉन्सेप्ट। हु विल फीड यू, आप उसके लिए सर्वस्व अर्पण कर दें, जो आपका लाइवलीहुड चलाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नमक हलाली, एंड नमक हलाली कॉन्सेप्ट वाज आल्सो देयर। सो फॉर ब्रिटिशर्स दिस बिकेम वेरी इजी टू यूज द इंडियन शिपवॉय। ये उनके लिए आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा कारण हो सकता है, और कौन सा कारण है जो मतलब कि भारतीयों को इतने बड़े होकर के भी, आर्मी होकर के भी अच्छा नहीं कर पाए। जरा देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी या इन ईस्ट इंडिया कंपनी मैटर्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशन was not there. So they did the work very freely. यदि मैं आपसे कहूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर बहुत लंबे समय तक सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं रहा,
सरकार का वहां का, यानी ब्रिटिश सरकार का, या बेसिकली दिस इज ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके, नॉट इंडियन गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन था नहीं बहुत लंबे समय तक, बिकॉज आपको पता ही है ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ प्राइवेट कंपनी, नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। एंड जब कोई प्राइवेट कंपनी होती है तो वो बहुत फ्रीली काम करती है, उसको सब चीज के डिसीजन वो इंस्टेंट ले सकता है, उसको किसी के लिए इजाजत नहीं लेना है कि लेट द वेट सम टाइम दैट गवर्नमेंट विल ऑर्डर यू टू डू समथिंग, ओके। तो वो दे कैन यूज देयर ओन थिंग्स, ओके, एंड दिस थिंग ऑल्सो मेड देम वेरी इजी बिकॉज decision making is also a great thing. They were not dependent on the government. Okay, this is also played a vital role. Another point we will get. देखते हैं हम लोग क्या है, 6th point. Another point we will see. East India Company had very advanced weapon. European weapon you can also say in compared to Indian rulers. ये भी बहुत बड़ा कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में बहुत एडवांस वेपन्स थे, जैसे कि दे हैव एडवांस मस्कट, दे हैव एडवांस आर्टरी, they have advanced musket, they have advanced artillery in compared to Indian. उनके तुलना में इनके पास में एडवांस वार वेपन्स थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ये। अगला पॉइंट है नेवल आर्मी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वेरी गुड एंड अनडिफिटेबल। अभी तक उन्हें कोई डिफीट नहीं कर सका नेवी में। वहीं इन कंपेयर टू इंडिया ग्रेट ड्रॉबैक वाज देयर इन नेवल सिस्टम। भारतीय रियासत के पास में मानो कि नेवल आर्मी थी ही नहीं। ले दे करके माना जाता है कि थोड़े बहुत, यदि मैं कहूं तो मराठास के पास में थोड़े बहुत थे और थोड़े बहुत मैसूर के पास थे, नहीं तो किसी के पास कुछ नहीं था। और वो भी मराठा और यदि मैसूर के पास में था तो वो भी किसी काम का नहीं। तो नेवल आर्मी में बहुत ही ड्रॉबैक था उन लोगों का। इनके पास में हैवी नेवल आर्मी थी, वो भी अनडिफिटेबल। आज तक कोई कहीं पर भी ब्रिटिश नेवल आर्मी डिफीट नहीं हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड ऑल्सो कॉन्स्पिरेसीज। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बांटो और राज करो, षड्यंत्रकारी नीति, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण रहा उनके जीत में। बिकॉज आप जानते हैं इन पलासी मीर जाफर ऑलरेडी ज्वाइन द ब्रिटिश ग्रुप। मीर जाफर ने पहले ही ब्रिटिश ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, तो उनकी जीत में उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी को भी फॉलो किया, है ना, एक अच्छा स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, या कहा जाए एक नैरो स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। वह था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड कॉन्स्पिरेसीज। ये भी उन्होंने बहुत यूज किया टू डिफीट द इंडियन आर्मी, और ये ट्रैप भी हो गए उनके इस कॉन्स्पिरेसी में। They remain unable to understand the divide and rule policy and the conspiracies conducted by the Britishers। यानी कि हमारे सेना के लोग या हमारे देसी रियासत के लोग ये समझ ही नहीं पाए वो क्या कर रहे हैं, और उसमें ट्रैप होते चले गए। अगला पॉइंट देखते हैं। एक अच्छा पॉइंट यहां पर से निकल करके आता यही पर है कि क्लैश बिटवीन इंडियन स्टेट। क्लैश बिटवीन इंडियन स्टेट, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। ये लोग आपस में ही लड़ते थे। जैसे हैदराबाद मैसूर से लड़ रहा है, मैसूर मराठा से लड़ रहा है, मराठा हैदराबाद से लड़ रहे हैं। तो ये लोग आपस में लड़ते रहते थे और इसका एडवांटेज बहुत उठाते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। डिवाइड एंड रूल की तो पॉलिसी थी और इसका एडवांटेज ही हमेशा उठाते थे और उठाते रहे। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट। एक और पॉइंट,
इफिशिएंट, गुड एंड रिलायबल लीडरशिप, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत का। इन कंपेयर यदि आप इंडिया से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ बहादुर शाह जफर हैं, कई है ना, बहुत एक तरह से कहा जाए बूढ़े हो चुके हैं, कुंवर सिंह बूढ़े हो चुके हैं, रानी लक्ष्मीबाई वॉज लेडी। तो हमारे यहाँ जो लीडरशिप था वो उतना कैपेबल नहीं है था, और न ही उतना ज्यादा वो रिलायबल था, न एफिशिएंट था जैसा उनके पास में, जैसे रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव के अगेंस्ट में कौन है? सिराजुद्दौला। अब उसकी अपनी जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा मतलब लग्जेरियस लाइफ जीता है, नॉट हाई स्टैंडर्ड लिविंग सिस्टम था उसका, तो उतना कैपेबल भी नहीं था। आप हेक्टर मुनरो, चार्ल्स नेपियर, जिसने सेकेंड सिख वॉर में जीत हासिल की, तो दे हैव अ गुड एफिशिएंट एंड रिलायबल लीडरशिप आल्सो, लाइक रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुंडो, चार्ल्स नेपियर एंड मैनी मोर्स वर देयर, है ना। अ बिग सीरीज ऑफ गुड लीडर्स वाज देयर विथ द ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके पास में एक पूरी की पूरी श्रृंखला थी एक अच्छे लीडरशिपों की। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और भी बातें करते हैं हम लोग, वो यह है, चलिए अनदर पॉइंट है, यह पॉइंट है बेसिकली इंपैक्ट ऑफ रेनेसांस, पुनर्जागरण was more on ब्रिटिशर्स। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। वो जहां से आए थे बेसिकली दे वर फ्रॉम यूरोप, इंग्लैंड, और वहां पर पहले ही रेनेसांस हो चुका था। और इस कारण से क्या हुआ, रेनेसांस ने क्या किया, रेनेसांस ने जब आफ्टर रेनेसांस क्या हुआ, पीपल ऑफ यूरोप became more energetic, adventurous and courageous। ये लोग ज्यादा एनर्जेटिक हो गए, एडवेंचरियस हो गए और करेजियस हो गए, तभी तो यहां पर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा था। तो ऐसा भारत में नहीं हुआ था, इंडिया में रेनेसांस नहीं आया था। और जो जानते हैं इस बात को, इन वर्ल्ड हिस्ट्री यू विल सी द होल टॉपिक रेनेसांस, बेसिकली पुनर्जागरण आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे, इट बेसिकली चेंज द होल यूरोप। उसने यूरोप के पूरे माइंडसेट को चेंज कर दिया। बिफोर रेनेसांस क्या था, पीपल बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं थे, डेस्टिनी में विश्वास रखते थे, एडवेंचरियस नहीं थे, करेजियस नहीं थे। लेकिन रेनेसांस, आफ्टर रेनेसांस अ ग्रेट चेंज आया इन द माइंडसेट ऑफ टोटल यूरोप। एंड उसी माइंडसेट के साथ क्या हुआ, इंग्लैंड जब भारत आता है तो वह बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था द बेसिक फीचर्स ऑफ द बेसिक नेचर फीचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसांस, पुनर्जागरण की वो सारी बातों को लेकर आगे चल रहा था, और इसलिए वो ज्यादा एनर्जेटिक भी थे। चलिए ऐसे बहुत सारे आप कारणों को देखिए, आप चाहे तो इससे मुझे नहीं लगता 150 वर्ड में आप इससे ज्यादा लिख सकते हैं। जितने भी एस्पेक्ट हो सकते थे मैंने उन सभी एस्पेक्टों को यहाँ पर टच किया, और मैंने जैसा कहा एक बार आप देख लें तो मैं बता देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर एक बात आप लोगों को कहा, वो यह था कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखें तो आप बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर को जरूर एक बार ये बताएं कि, और ये साबित करें, टीचर को बताने का प्रयास करें कि आई हैव अंडरस्टैंड योर क्वेश्चंस, और थोड़ा सा एक दो छोटी छोटी बातें कर करके आप आगे बढ़े। उसके बाद मैंने मेन रीजंस में पहले मैंने इकोनॉमी को बताया, उनकी इकोनॉमी बहुत गुड थी, वाजिब बात है, इसने सपोर्ट किया होगा। सेकंड पॉइंट में हम लोग के यहाँ नेशनलिज्म की कमी है, हमारे सैनिकों में भी कमी थी, और रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद हम में ज्यादा था। फिर हमने कहा था कि उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे आर्मी को और हम अपने आर्मी को और साथ साथ हम लोग जो उसके साथ ज्वाइन हुए
उन सबको एक प्रोफेशनल आर्मी के रूप में डेवलप कर दिया। प्रॉपर ट्रेनिंग दिया, गुड डिसिप्लिन था, फेयर सिलेक्शन था, पेंशन वगैरह सबकी अच्छी बातें थी, तो एक प्रोफेशनल आर्मी बनकर डेवलप हुआ। और जब वो हमारे प्रिंस स्टेट से लड़ा तो वाजिब था इसका रिजल्ट क्या होगा। अगला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नमक हलाली, ये हमारे सोसाइटी में शुरू से है, इसने भी बहुत हेल्प किया ब्रिटिशर्स को आगे बढ़ने में। अगला पॉइंट है लॉन्ग टाइम तक उनके गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के मैटर में, तो दे कैन डू द जॉब इजिली। ओके, अनदर पॉइंट यहां पर देखते हैं वो यह है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में एडवांस वेपन्स था इन कंपेयर टू यूरोपियन वेपन्स। इसके कंपेयर में भारतीयों के पास उतने एडवांस नहीं थे। जैसे उनके पास हाई लेवल ऑफ मस्कट था और आर्टरी भी अच्छी थी। फिर नेवल आर्मी उनके पास अच्छी है, हमारे पास तो है ही नहीं। फिर उनकी पॉलिसीज जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो, चाहे उनकी कॉन्स्पिरेसी हो, जैसा आपने पलासी में देखा, ये भी एक बेटर रोल अदा किया। अगला पॉइंट हम लोगों ने देखा भैया था क्लैश बिटवीन द इंडियन स्टेट, ये जो हमेशा लड़ते रहते थे भारतीय स्टेट, इसका भी उन्होंने खूब फायदा उठाया। फिर लीडरशिप देखा जाए तो वो लोग ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा कैपेबल थे, चाहे वो रॉबर्ट क्लाइव हो या हेक्टर मुनरो या चार्ल्स नेपियर, इसने भी एक भूमिका अदा की। अगला पॉइंट हम लोगों ने देखा इंपैक्ट ऑफ रनेसा भी था उनके साथ में, क्योंकि वो रनेसा की लेगेसी को लेकर आगे चल रहे थे और वो एक अच्छा इनकरेज उनको किए हुए थे। एक पॉइंट आप और चाहे तो लिख सकते हैं, मे बी कौन सा पॉइंट आप देख लेंगे, लेकिन एक बात यह भी है कि इनके पास में एक रेगुलर परमानेंट आर्मी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। यह भी जीत में अदा करता है, क्योंकि आप उन्हें अच्छा दे सकते हैं आप ट्रेनिंग, उनके पास रेगुलर परमानेंट आर्मी है। लेकिन यदि आप इन कंपेयर करें भारतीयों से, इन कंपेयर टू इंडियंस, तो उनके पास में रेगुलर आर्मी नहीं है। वो जमींदार से कहते हैं अपनी आर्मी को लेकर आओ, जमींदार की आर्मी को यूज करते हैं। फिर जब वॉर होता है तो फार्मर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं आर्मी में। तो एक रेगुलर आर्मी की कमी है उनके पास, यदि है भी तो वो केवल एक बॉडीगार्ड के रूप में है, एक प्रॉपर रेगुलर आर्मी नहीं थी, जबकि इनके पास में एक प्रॉपर रेगुलर आर्मी थी। आप चाहें तो इस पॉइंट को वहां पर तीसरे पॉइंट के साथ जोड़ करके जो प्रोफेशनल आर्मी वाले मैंने बातें लिखवाई हैं, आप वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक है और अगले क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार, थैंक यू।